गाइस, जैसे कि मालूम है कि सिलसिला चल रहा है एक आत्मा की प्रेम कहानी का, जो दिल्ली की एक सच्ची घटना है और 100% सच्ची दास्तान है। तो पिछला पार्ट में हमने आपको बताया था कि एक लड़की मिली और वो हमसे दोस्ती करने लगी, और दोस्ती करने के बाद एक दिन उसने हमसे कहा कि हमें उसके साथ हॉस्पिटल चलना है। मैंने मालूम किया कि हॉस्पिटल में क्या क्यों जाना है, खैरियत तो है, कौन बीमार है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला पार्ट जरूर देखिएगा, तभी आपकी समझ में ये कहानी आएगी। ये बहुत ही ज्यादा इबरतनाक, हैबतनाक, हैरान कर देने वाली बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर आप इसको थोड़ी सी भी सुनेंगे तो पूरी कंप्लीट किए बगैर नहीं रहेंगे। ऐसी ही ये मजेदार कहानी है। चलिए आगे बताते हैं। हम एक स्कूटर रिक्शा में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचकर इसने कहा कि मैं रिक्शा में ही बैठा रहूं, वो अभी आती है। फिर वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ चली गई और लगभग आधे घंटे के बाद वापस लौटी। इसके बाद हम कनॉट पैलेस की तरफ रवाना हुए। वहां हमने डिनर का प्रोग्राम पहले ही से बना रखा था। रास्ते में मैंने कम्मू से पूछा, तुम यहाँ किसको देखने आई थी? मरीज कैसा है? कम्मू के चेहरे पर गंभीर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, मरीज तुम्हारे लिए हर वक्त जिंदगी से जद्दोजहद कर रहा है, जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। 3 दिसंबर है ना, मैं यहाँ 3 दिसंबर को आती हूँ। कम्मू की बातों की गहराइयों में पहुंचना मेरे लिए मुमकिन ना था। डिनर के बाद कम्मू ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आज वो मेरे साथ मेरे घर पर चलेगी। मेरे लाख मना करने पर भी कम्मू नहीं मानी। मेरा एक छोटा सा रूम था जिसमें मैं और मेरा नौकर बहादुर रहते थे। जब हम वहां पहुंचे तो आदत के मुताबिक बहादुर खर्राटे भर रहा था। कम्मू ने फौरन पोजीशन को उतार लिया और बोली, कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाएंगे। किसी खूबसूरत लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सोना किस पोजीशन में, मतलब कैसे मैं अपने दिल की हाल आपको बताऊं कि कैसी मुझ पर गुजर रही होगी। मगर इसका अंदाजा लगाना शायद किसी के बस की बात नहीं है। खैर, मैं आगे क्या बताऊं। वो लड़की इतनी पाक और इतने अच्छे विचारों की थी कि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, और मैं समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगली सुबह वो कॉफी पीकर रवाना हो गई। मैं सारा दिन शादी के सपनों की उधेड़-बुन में लगा रहा। मैंने तय किया कि मैं अपने घर वालों को बहुत जल्द मजबूर करूंगा कि वो मेरी शादी कम्मू से कर दें। मुझे फख्र था कि मुझे कम्मू जैसी पाक दामन लड़की मिली है। हर साल मैं गर्मियों की छुट्टी मसूरी में गुजारता था। इस बार मैंने तय किया कि मैं कुछ दिन पहले हरिद्वार के लक्ष्मण झूला की सैर करूंगा। मैं ऋषिकेश से टैक्सी लेकर लक्ष्मण झूला पहुंचा। मेरी आंखें हैरत से, आश्चर्य और अचंभे से खुली रह गईं कि पुल के ठीक ऊपर कम्मू खड़ी थी, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। वो मुझसे बोली, जानी मन, मेरे बगैर अब तुम कहीं ना जा सकोगे। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे पहुंची? वो बोली, तुम्हें यह सब जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या हम दोनों के लिए यह खुशी कम है कि हम इस पवित्र स्थान पर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं? इसने मेरा हाथ थाम लिया और हम स्वर्ग आश्रम की तरफ रवाना हो गए। हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया और हम प्रेमनाथ निकेतन की तरफ रवाना हो गए, जहां मैंने पहले ही से रूम बुक कर रखा था।
मेरे रूम की विंडो से गंगा का बेहद दिलकश मंजर नजर आता था और हम लोग प्यार भरी बातें में इतने मदहोश हो गए कि कब सुबह हो गई पता ही न लगा। कम्मू ने मेरे तकिए के नीचे 100 के नोट सरका दिए और कहा, रुपए पैसे की बिल्कुल फिक्र न करना। भोर होने से पहले ही वो ये कहकर रवाना हो गई कि वो कल फिर आएगी। मैं सोचने लगा, कैसी अजीब लड़की है, रुपए पैसे की कोई परवाह नहीं। जब भी मैंने पैसे लेने से इनकार किया तो इसको बुरा लगा। मेरे दोस्त मेरी खुशनसीबी पर, मेरी किस्मत पर मुझे ताने मारने लगे, कहने लगे कोई शहजादी मेरे जाल में फंस गई है। वो बार बार मेरे से जल्दी शादी करने की जिद करती रहती। मैं घर वालों से बात करने का बहाना बनाकर उसे टाल देता, लेकिन कभी मैंने उसके खानदान के बारे में कुछ ना जाना। एक दिन मैंने उससे उसके बारे में जानने की कोशिश की तो उसने बात बड़ी खूबसूरती से घुमा दी। अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में कुछ नहीं बताया। अगली सुबह प्रेमनाथ निकेतन के रेस्टोरेंट हाउस से कमरे में लेटा सूरज की किरणों से मानो जैसे सूरज की किरणें मेरी आंखों की नींद को झकझोर रही हो। मैंने झटके से आंखें खोली। देखता क्या हूं, कम्मू मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसके कंधों पर एक बैग लटक रहा था, दूसरे कंधे पर थर्मस। मैंने इसके हाथ चूम लिए और अपने पलंग की तरफ खींच लिया। क्या तुम मेरे जागने का इंतजार कर रही थी? मुझे जगा दिया होता, मैंने रोमांटिक होते हुए कहा। तुमने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गई। इसे कहते हैं प्यार की कशिश। कितनी सवेरा मैं हरिद्वार से तुम्हारे पास यहां पहुंच गई, देखो ना। मैंने पूछा तो कहने लगी, तुम्हें यह सब जानने की जरूरत नहीं जाने मन। मैं तुम्हारे लिए कारून का खजाना भी ला सकती हूं। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मैं सोचने लगा, दरवाजा अंदर से लॉक है तो ये लड़की अंदर आई कैसे? वो बोली, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं, बहुत प्यार करती हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए बंद कमरे में भी नहीं आ सकती? जानी मन, मैं तो तुम्हारे लिए 7 समंदर पार भी जा सकती हूं। मोहब्बत में सब कुछ मुमकिन होता है। क्या फरहाद ने शीरीन के लिए नहर नहीं खोदी थी? क्या सोनी ने महिवाल के लिए कच्चे घड़े पर बैठकर दरिया पार नहीं किया था? वैसे ही मैं भी एनसीसी में एक कामयाब कैडेट रह चुकी हूं। हमने अगले 4 दिन तक हरिद्वार और इसके आसपास के पवित्र स्थल और तीर्थ स्थलों का भरपूर आनंद लिया। इन 4 दिनों तक वो मेरे कमरे में सोती रही। एक बार मुझे शरारत सूझी, उसने सख्ती से मना कर दिया। हरिद्वार से चलते वक्त मैंने उसे बस अड्डे पर अलविदा कहा और खुद दिल्ली के लिए रवाना हो गया। गाइज, अभी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्प एक लास्ट पार्ट बाकी है, आप उसे जरूर देखिएगा। इसका पार्ट 3। जब तक आप उसे नहीं देखेंगे आपकी कुछ ठीक से समझ में नहीं आएगा।